एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट और एक्सपर्टीज का एक परफेक्ट एग्जांपल सेट करता है। ये केस है एक इंटरनेशनल पेशेंट का जो हमारे पास आए थे सीवियर हेडेक और विजन प्रॉब्लम्स के साथ, क्योंकि उनके ब्रेन में ट्यूमर था। नॉर्मली इस तरह के केसेस में ओपन स्कल सर्जरी की जाती है, लेकिन हमारी ब्रेन एंड स्पाइन टीम ने, डॉक्टर विक्रम सर एंड डॉक्टर रविशंकर सर की टीम ने इसको सक्सेसफुली ट्रीट किया एक्सटेंडेड नेजल एंडोस्कोपी से। विक्रम सर इस केस के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। विक्रम सर ठीक हो गया। बेसिकली ये पेशेंट था, इंटरनेशनल पेशेंट था, इराक से आया था। सिम्टम्स उसको यही थे कि सिर दर्द था और विजन लॉस हो रहा था। इराक में इन्वेस्टिगेट हुआ, उन्होंने बताया कि ट्यूमर है स्कल बेस पे। नॉर्मली इस तरह के ट्यूमर्स जो होते हैं वो नॉर्मली जैसे हम ब्रेन की सर्जरीज करते हैं, ऊपर से खोल के क्रेनोटमी करते हैं, स्कल खोल के और तब ट्यूमर्स निकालते हैं, विच इज़ अ नॉर्मल वे जो बहुत सालों से हम करते आए हैं। कुछ सर्जरीज होती हैं स्कल बेस की जो हम नाक के रास्ते से करते हैं, क्योंकि नाक की जो टॉप हुई वो स्कल का बेस ही आ गया। तो वो ज़्यादातर जो सर्जरीज होती हैं जो नाक के रास्ते से होती हैं वो पिट्यूटरी की सर्जरीज होती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड एक होता है, उसकी सर्जरीज होती हैं जो कॉमनली होती हैं, सब जगह होती हैं, बहुत कॉमन होती हैं। ये जो ट्यूमर था, ये जहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उससे आगे था काफ़ी। तो नॉर्मली इस जगह पे नाक के रास्ते हम पहुँच नहीं पाते हैं, ज़्यादातर केसेस में हम ऊपर से ही खोल के करते हैं। जब ये आया तो पहले हमने भी सोचा था कि ऊपर से खोलेंगे करेंगे, जैसे सर्जरी प्लान किया। देन डॉक्टर रवि जो मेरे साथ में हैं, हम दोनों ने डिस्कस किया, सोचा कि चलो इसको नाक के रास्ते से ट्राई करते हैं। जब हम पिट्यूटरी तक जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि थोड़ा एक्सटेंड करके, थोड़ा और ड्रिल करके आगे तक जाएंगे और निकालते हैं। सो इसको प्लान किया। तब हमारे जो ENT वाले कोलीग्स थे उनको साथ में लिया, क्योंकि नाक में हमें थोड़ी उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो हमने एक कंबाइंड टीम अप्रोच से ENT और न्यूरोसर्जरी वालों ने मिलकर वी प्लान्ड इट एंड वेंट इन। और फिर हमने एक बार तो जहाँ पिट्यूटरी तक होता है वहाँ तक पहुँचे, फिर उससे आगे गए। आगे जाके हमने काफ़ी ड्रिल किया, काफ़ी ड्रिल करना पड़ा। और उसके बाद देन एक बार करने के बाद जब हम अंदर पहुँचे ब्रेन में, तो फिर ट्यूमर को हमने देखा। फिर तो नॉर्मल काम था, जैसे हम ट्यूमर निकालते हैं वैसे हमने ट्यूमर निकाला, हेमोस्टेसिस करी, ब्लीडिंग बंद करी, सब कुछ करके क्लोज किया। पेशेंट बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। फ़ायदा ये रहा, नॉर्मली अगर हम सिर से करते हैं सर्जरी इस तरह की, तो यूजुअली पेशेंट हमारे पास 5 से 7 दिन हॉस्पिटल में रहता है। काफ़ी मेजर सर्जरी होती है, यूजुअली लगभग 2 से 3 दिन ICU में भी रखना पड़ता है। इस केस में हमें सिर्फ एक ओवरनाइट हमने ICU में रखा। जिस दिन ऑपरेट किया तो उस दिन अगले दिन हमने उनको नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया और तीसरे दिन हमने उनको छुट्टी कर दी। और यही रीज़न है कि पेशेंट आज है नहीं हमारे पास, क्योंकि फिर उनको लगा हम ठीक हो गया हूँ मैं, लेडी को लगा तो वो दे वापस चले गए। सो एक एडवांटेज तो ये हुआ कि एडमिशन कम हुई, प्रॉब्लम कम हुई, पेशेंट जल्दी चला गया, कोई कट नहीं लगा। जो भी कट लगा वो तो नाक के अंदर लगा, बाहर देखने पे फेस पे कोई भी कट नहीं था, कोई सिर पे कट नहीं था, कोई कुछ नहीं था। ये सर्जरी ऐसा नहीं है कि हमने ज़िंदगी मतलब हम ही ने पहली बार करी है। ये सर्जरी बहुत थोड़े सेंटर हैं जो कर रहे हैं। इंडिया में भी कुछ हैं 2-4 सेंटर जो ये सर्जरीज कर रहे हैं, मोस्टली गवर्नमेंट सेटअप में है। फरीदाबाद में कोई नहीं करता ये सर्जरी, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है। ये पहली बार ही हुई है सर्जरी, और हमारी उम्मीद यही है कि अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे और ऐसे केसेस आएंगे तो वी विल ट्राई डूइंग इट। सेम अप्रोच के साथ हम कुछ और सर्जरीज भी करते हैं, जैसे नाक से जब पानी आता है, कई बार ब्रेन का पानी नाक से आने लगता है, तो वो सर्जरी भी इसी अप्रोच से करते हैं। पीछे हमने एक पेशेंट किया था जिसके नाक में बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन थी, और वो इतनी थी कि वो ब्रेन में पहुंच गई थी और आँख की नस पे प्रेशर डाल रही थी, आँख उसकी ऑलमोस्ट चली ही गई थी। वो भी हमने सेम अप्रोच से करी, एक्सटेंडेड एंडोस्कोपी से उसको भी निकाला। सो मैं ये कहूँगा कि जो स्कल बेस की सर्जरी है, जो एक मेजर पार्ट ऊपर से खोल के होता था, ट्राई कर रहे हैं कि धीरे धीरे वी विल कीप डूइंग दीज थिंग्स थ्रू नोज। विक्रम सर थोड़ा सा आप बताइए इस केस के बारे में, डायग्नोसिस में।
पेशेंट हमारे पास सिर दर्द के साथ में आई थी, तो हमने स्कैन किया था तो स्पेनोइड मेनिंजियोमा था इस पेशेंट को। तो इसमें यूजुअली ये जैसे सर ने बताया कि हम सिर के रास्ते से करते हैं, बहुत बड़ा स्कार आता है और बोन फ्लैप हमें हटाना पड़ता है। पेशेंट के लिए भी थोड़ा सा मजबूर होता है कि भाई कुछ दिन ये रखना है। फीमेल पेशेंट थी तो उसे पर्टिकुलर था कि मेरे बाल ना निकले, तो हमने भी यही सोचा कि नीचे से नाक के रास्ते से कोशिश की जाए। तो इसमें ये है कि नाक के रास्ते से करने में हमें जो ध्यान रखना आता है, हमारी जो एक इम्पोर्टेंट वेसल्स होती है, कैरोटिड आर्टरी होती है, ऑप्टिक नर्व का हमें ध्यान रखना होता है कि ओरिएंटेशन का, वो सब करके हमने स्कल बेस से हमने इसे निकाला। रोहित सर, आप बताइए कितना रिवॉर्डिंग और चैलेंजिंग केस था? देखो, मेरे को एज ए न्यूरोलॉजिस्ट मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि सिर दर्द बहुत ही कॉमन है। मतलब सिर दर्द सबको होता है, करीबन 99% फीमेल्स और 93% मेल्स को कभी ना कभी लाइफ में सिर दर्द होता ही है। और मुझे लगता है जो बोलते हैं नहीं होता वो झूठ बोलते हैं, सबको होता है सिर दर्द। ऐसा हो ही नहीं सकता किसी को सिर में दर्द ना हो। लेकिन हाँ, हर सिर दर्द में आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हो, मेडिसिन ले लेते हो, थोड़ा बहुत सिर दर्द ठीक हो जाता है। कुछ सिर दर्द ऐसे होते हैं जिसमें आपको कंसल्ट करना ही चाहिए, जिसको हम बोलते हैं रेड फ्लैग्स। हेडेक में कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं, जैसे इस केस में था। अगर सिर दर्द के साथ किसी को डबल विजन हो रही है, डबल दिखाई दे रहा है, या विजन कम हो गई है किसी की विजन, मतलब इसका मतलब ब्रेन में कुछ ऐसी चीज है जिसने ऑप्टिक नर्व, जो हमारी विजन की नस होती है जो ब्रेन से आती है, उस पर कोई दबाव तो नहीं आ रही है। तो किसी को भी अगर डबल विजन होती है, कम दिखने लगता है, खासकर एक साइड का कम दिखने लगता है, किसी फील्ड में कम दिखने लगता है, साथ में वॉमिटिंग्स बहुत ज्यादा हो रही हैं, अगर सिर दर्द के साथ बहुत ज्यादा उल्टी होती है, तो कई बार ये इंडिकेट करता है कि ब्रेन में प्रेशर बढ़ा हुआ है। अर्ली मॉर्निंग हेडेक, अगर किसी को सुबह सिर में दर्द बहुत ज्यादा उठता है, तो इसका मतलब आपका प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। इसके अलावा अगर किसी को सिर दर्द के साथ साथ दौरे पड़ने लग जाए, बेहोशी होने लग जाए, लकवे जैसे सिम्टम्स आने लग जाए, या सिर दर्द के साथ बहुत ज्यादा चक्कर भी आ रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आपको कंसल्ट करके न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, मतलब डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपने स्कैन वगैरह एक बार कराना चाहिए। क्योंकि कई बार अगर चीजें बहुत एडवांस हो जाए तो कई बार सर्जरी से भी ठीक नहीं होती। जैसे इस केस में आपने देखा है कि कितने आसानी से नाक के रास्ते एक सर्जरी हो गई, ट्यूमर था। अगर यही चीज और निगलेक्ट हो जाती है, वो उसको रेड फ्लैग्स आ गए, डबल विजन स्टार्ट हो गई इस केस में भी। तो डबल विजन और विजन लॉस अगर सिर दर्द के साथ है तो उसको कभी निगलेक्ट नहीं करना। आमतौर पे क्या होता है, जब भी आदमी की विजन कम होती है तो सबसे पहले आदमी आई वाले डॉक्टर के पास ही जाता है। ये कॉमन सी चीज है कि दिखना कम होगा तो आदमी आंख वाले के पास जाएगा। लेकिन यूजुअली मैक्सिमम केसेस में आई वाले अपना चेकअप करके हमेशा उनको न्यूरोलॉजिस्ट वापस भेज देते हैं कि आप अपना एमआरआई वगैरह कराओ, इसमें कुछ ना कुछ ब्रेन का मामला हो सकता है, क्योंकि सारी नर्व स्टार्ट तो ब्रेन से ही हो गई है। तो हमें इसी मैसेज को लेके जाना है कि सिर दर्द को निगलेक्ट नहीं करना है। कोई भी रेड फ्लैग है तो हेडेक का आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना है। सर, एक और में हम एवरी वीक बहुत सारे एडवांस केसेस हम आई विल प्रेजेंट करते रहते हैं, तो व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? बहुत बातें कही जा चुकी हैं, मैं बस दोहराना चाहूँगा। अगर लक्षण होता है कुछ, जैसे घर में कोई जोर से आवाज़ आए, तो हो सकता है चूहा हो, लेकिन आपको तसल्ली जरूर करनी चाहिए कि चोर तो नहीं आ गए। तो शरीर में भी जब कोई सिम्टम होते हैं तो दर्द की गोलियां खा के या किसी और मेथड से उस लक्षण को दाबना उचित नहीं है। कोई भी लक्षण हो तो शायद आप नहीं जानते कि वो सर दर्द के परिणाम गंभीर हैं कि वो मामूली सर दर्द है, तो डॉक्टर से जरूर दिखाना चाहिए। एक बार डॉक्टर बोल दे कि चिंता की बात नहीं है तो निश्चिंत हो जाना चाहिए। और हो सकता है कि अंदर की बीमारी ट्यूमर जैसा निकल जाए, जैसा इस केस में। तो ये तो पहली बिंदु है। दूसरा बिंदु ये है कि एक बहुत पहले मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की, मजबूर, जिसमें उन्हें ब्रेन ट्यूमर हुआ और मृत्यु सामने थी। आज अकॉर्ड की उन्नत टेक्नोलॉजी और विश्वसनीय टीम के कारण ट्यूमर में इंसान मजबूर नहीं रहा, उसको क्योर कर दिया गया बिना सर में चीरा लगाए। अगर आपने देखा होगा मूवीज या ऐसे भी एक परिकल्पना, आपने धारणा बना ली होगी कि पूरा सर में बड़ा सा चीरा लगेगा, उसमें अगर चीर फाड़ करें तो वो ब्रेन टिश्यू काफ़ी डैमेज हो जाता है। अगर ये नीचे से गए तो उस ब्रेन को बचा करके नीचे से गए, लेकिन वहाँ इनके कौशल का परिचय हुआ
क्योंकि वहाँ पे नर्व्स भी है, ब्लड वेसल्स भी है, जिसको बचते बचाते उस ट्यूमर को निकाल लेना है नेचुरल ऑरिफिस से बिना हानि किए। तीसरी बात यह है बिंदु कि अकॉर्ड 3 साल के अंदर आप लोगों ने बहुत विश्वास जताया और हम लोग भी बहुत प्रोत्साहित होते हैं कि अच्छा काम करें। और हमारे न्यूरोसर्जन के पास इन लोगों के नाम से लोग विदेशों से आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि देश विदेश में अगर कहीं जाना हो तो भारत और भारत में अकॉर्ड एक अच्छा मुकाम बना पाया है। क्योंकि 2 चीज़ें इलाज के लिए चाहिए, एक तो उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर और एक डेडिकेटेड टीम। यहाँ पे दोनों उपलब्ध है। और उससे भी बड़ी बात है कि विभिन्न विभाग के लोग, बड़ा कंफ्यूजन होता है कि न्यूरोलॉजिस्ट देखेगा कि न्यूरोसर्जन देखेगा, अब तो इसको हार्ट भी कमज़ोर है, अब इसमें ऑपरेशन कैसे करें। तो टीम वर्क के साथ हम लोग हमेशा कॉम्प्लिकेटेड केसेस को सफल होना संभव बना पाते हैं। तो ये टीम वर्क जो अकॉर्ड की मूल भावना से बना था कि मिलकर काम करें, वो हमें सफलता देती रहती है और हम अच्छा काम करते रहते हैं। हमारे साथ फैजान भी है जो पेशेंट को लेकर आए थे। हेलो एवरीवन, ये पेशेंट एक्चुअली इराक के थे, तो इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और इनके लड़के भी थे, तो इनको अरबिक लैंग्वेज आती थी। तो कम्युनिकेशन जो हमारा चैनल था उससे हमने इनको इन सारी रिपोर्ट्स मंगवाई, सबको भी भेजी, इन अदर हॉस्पिटल में भी सारी रिपोर्ट्स हमने भिजवाई। उसके बाद जो है पेशेंट के एक ही क्वेश्चन थे कि क्या ये ट्यूमर कम्प्लीटली रिमूव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि इराक में डॉक्टर ने बता दिए थे कि ये कम्प्लीट रिमूव नहीं हो पाएगा। और अगर हम कंप्लीट रिमूव करते हैं तो इसमें बहुत सारे नुकसान हैं कि जैसे विजन भी जा सकते हैं, ये मतलब पेशेंट पैरालाइज भी हो सकता है। तो हमने सर से और अदर न्यूरोसर्जन से दिल्ली एनसीआर में कांटेक्ट किया, तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन को क्वेरी को रिप्लाई किया, लेकिन वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, क्योंकि सर से हम 2010 से जुड़े हुए हैं। वो बहुत सारे पेशेंट सर ने सक्सेसफुली बहुत सारी सर्जरीज की हैं। तो सर ने बोला कि हाँ, हम इसको कम्प्लीटली रिमूव कर देंगे। और हमने पेशेंट को बुलाया, पेशेंट आए भी, और पेशेंट का सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि ये ट्यूमर क्या रिमूव हो पाएगा नहीं हो पाएगा। सर से हमने मल्टीपल टाइम इसको उनके कंसर्न को रेज किया और सर ने बहुत ही अच्छे से उसको रिप्लाई भी किया। और पेशेंट जब यहाँ पे पहुँचा तो ये था कि कट करके पूरा ट्यूमर को रिमूव किया जाएगा, लेकिन पेशेंट को ये बताया गया था कि फाइनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो जब आप हॉस्पिटल में आएंगे, यहाँ पे सारी डायग्नोसिस हो जाएंगी, उसके बाद फाइनलाइज किया जाएगा। सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद सर ने डिसाइड किया कि हम इसको नाक के थ्रू से सारी चीज़ें रिमूव कर देंगे। जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने आपको उसकी सारी चीज़ें ब्रीफ कर दी हैं, तो पेशेंट बहुत हैप्पी था कि मतलब हमारे कोई कट नहीं लगेगा। स्पेशली वो फीमेल थी, वो 44 ईयर्स ओल्ड भी थी, तो इससे वो काफ़ी खुश थे कि मतलब कोई कट नहीं होगा, कोई स्कार्स सर में भी नहीं आएंगे, कोई चीज़ें दिखे बाहर से दिखाई नहीं देंगी। तो सर ने उसको नाक के थ्रू से कम्प्लीटली उसको रिमूव किया, ट्यूमर को कम्प्लीटली रिमूव किया। उसके बाद पेशेंट ने बोला कि ये हमें कैसे पता कि सर ने ट्यूमर को रिमूव कर दिया। तो उसके बाद हमने सीटी भी करवाई। सीटी करवाने के बाद दोबारा पेशेंट को दिखाया कि देखिए यहाँ पे कोई ट्यूमर है नहीं है। तो पेशेंट वाज मतलब बहुत हैप्पी था और खुश होके वापस चला गया। इवन कि कम ही दिन में 2-3 डेज में वो डिस्चार्ज भी हो गया। उसके बाद वो यहाँ रुकना भी नहीं चाहता था, बोले कि हम वहाँ एम्प्लॉई हैं और बहुत सारी हम लीव लेके आए हैं, तो हम वहाँ जल्दी से जल्दी जाना चाहते हैं। और फिर पेशेंट चला गया। इस वजह है कि वो हमारे साथ आज यहाँ पे नहीं है। थैंक यू। संदीप सर, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जैसे कि सबने कहा कि हमें हेडेक्स को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हेडेक में भी सिंपल सटल थिंग, बट ये हो ही सकता है कि उसमें कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो जिसके कारण हेडेक है, हो सकता है, जैसा कि ट्यूमर था। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। इनफैक्ट नॉट ओनली हेडेक, द अदर सिम्टम्स ऑल्सो, जैसे कि कोई वीकनेस आ जाना, कोई नर्वनेस आ जाना, ये भी सिम्टम्स हो सकते हैं ट्यूमर के। तो इन सबको भी हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और कोई भी सीजर, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि कोई किसी को सीजर आता है और वो हॉस्पिटल तक पहुंचते नहीं है, उनको लगता है कोई ऊपरी
ताकत है या कुछ ऐसा है, या कुछ वैद्यों के पास चले जाते हैं और कुछ इस तरह की दवाई लेते हैं। लेकिन एक प्रॉपर न्यूरोलॉजिकल इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है, स्पेशली विद द न्यूरो इमेजिंग, कि कहीं कोई ट्यूमर या कोई गांठ ऐसी तो नहीं है जिसका हम इलाज का सही समय पे करें तो मिनिमली इन्वेजिव तरीके से किया जा सकता है, जैसे इस केस में है। और अगर उसको इग्नोर किया जाता है तो वो चीज़ ही बड़ा रूप लेती है, जिसमें बहुत बड़ी इलाज पूरी तरह से संभव भी नहीं हो पाता है। हमारे पास पेशेंट का टेस्टिमोनियल भी है, आप देख सकते हैं। सचिन, أنا محمد من العراق مصاب بالمنكبين، ثم في العراق كان جمع عروس هنا ومستشفى في التعليم، ثم جئنا الاتصال ثم طلعنا ورحنا ثم أخذنا الاتصال إلى بغداد والإربيل والسليمانية، تم التشييك على الاتصال كامل. الدكاترة قالوا لنا في العراق لن نتمكن من شيل الورم كامل لأنه متصل بالمخ، وأرسلنا التقارير إلى الهند، ثم أتينا إلى مترجم فيضان، ثم إلى دكتور بكرم دوار، وأتينا إليه ثم أجرينا الفحوصات، ثم أخذنا الرنين، ثم طلع الورم في الرأس نفس الفحوصات في العراق، ثم قال لنا الدكتور أقدر أشير عن طريق العلم، والحمد لله أجرى العملية كامل ونجحت العملية والحمد لله وشال الورم كامل، ثم أجرينا التحاليل والرنين والفحوصات بعد العملية، وأن الورم مشهور كامل والحمد لله رب العالمين. وإحنا نشكر الدكتور بكرم دوا، ونشكر كادر المستشفى، ونشكر مترجم فيضان في استقبالنا في المطار واتصالنا بدكتور بكرم دوا، ونشكر كادر المستشفى والممرضات والممرضين، ونشكر جميع الدكاترة في الهند، ونشكر الدكتور بكرم دوا. आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स है? सर आर्म्स जैसे चक्कर आना, सर में चक्कर पंखे भी जाना, बिगड़ दर्द के तो क्या वो ट्यूमर के सिम्टम होते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। मतलब खाली कुछ भी ब्रेन ट्यूमर तो ब्रेन के अंदर ही है ना, तो ब्रेन के वो जिस हिस्से में होगा उस हिस्से का जो भी फंक्शन होगा उसके सिम्टम्स आ जाएंगे। बिल्कुल, अगर आपका ट्यूमर ब्रेन के पीछे वाले हिस्से में, जिसको पोस्टल फोसा बोलते हैं, उसमें कई बार चक्कर आके पेशेंट पहली बार प्रेजेंट करता है, उसमें कुछ और होता ही नहीं है। और मैं आपको वैसे बता दूं, ब्रेन इज अ पेनलेस स्ट्रक्चर, ब्रेन में पेन नहीं होता। ब्रेन में पेन तब होता है जब ब्रेन में कोई भी चीज इतनी बढ़ जाए कि वो आसपास की झिल्लियों को खींच ले। हमारा हड्डी और हमारे ब्रेन के बीच में झिल्लियां होती हैं, कवरिंग होती है, उस कवरिंग के अंदर सारी नर्व्स होती हैं। तो उसमें अगर ब्रेन में कोई चीज बड़ी होगी और वो उसको खींचेगी तो पेन होता है। नॉर्मली ब्रेन के अंदर कोई पेन, ब्रेन इज अ पेनलेस स्ट्रक्चर। सर क्या इस तरह की सर्जरीज किसी भी एज ग्रुप के साथ की जा सकती है, और क्या इसके बाद कोई साइड इफेक्ट्स इन फ्यूचर देखने को मिल सकते हैं? एज तो कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, की जा सकती है सब। साइड इफेक्ट देखो ऐसा है, हर जो भी हम प्रोसीजर करते हैं, कोई भी सर्जरी करते हैं, हर सर्जरी की एक लिखी हुई कॉम्प्लिकेशंस हैं, एक परसेंटेज है, वो चीज़ 2% होगी, 3%, 5%। कोई भी ऐसी चीज़ दुनिया में नहीं है जिसे हम कहें कि जीरो रिस्क है। जीरो रिस्क तो नहीं होती, बट जो भी हम काम करते हैं वो साइंटिफिकली बहुत टेस्टेड होता है, और रिस्क एक लिमिटेड रिस्क होता है। अनलिमिटेड रिस्क के साथ तो कोई भी नहीं कर सकता। ऐसे नहीं हम कह सकते कि कोई साइड इफेक्ट का बहुत बड़ा है। रिस्क होते हैं, लेकिन वी हैव टू टेक दोज रिस्क, और थोड़ा ध्यान से काम करना पड़ता है, अपने स्किल से काम करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, चक्कर आना और एकदम बेहोश हो जाना, इसका क्या कारण हो सकता है? मैडम के चक्कर नहीं खत्म हो रहे। इस बार आप रिकॉर्ड करोगे, आप वही करते हो। नहीं देखो, चक्कर के दो मेन कारण होते हैं, एक ब्रेन से और एक कान से, है ना। इनर ईयर होता है जो हमारा बाहर वाला कान नहीं, जो अंदर होता है, उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल वर्टिगो, और जो ब्रेन के वर्टिगो होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल वर्टिगो। तो जब भी कोई चक्कर का पेशेंट आता है तो या तो वो ENT की प्रॉब्लम होती है या ब्रेन की प्रॉब्लम होती है। तो नॉर्मली अगर चक्कर बहुत सडनली हो रहा है, लगातार चल रहा है, और चक्कर में कुछ और सिम्टम भी हैं, साथ में वॉमिटिंग है, इम्बैलेंस है, सिर दर्द है, बहुत सारी चीजें हैं, तो हम एक बार ब्रेन का स्कैन करके जरूर चेक करते हैं कि कोई सेंट्रल कॉज हो। ये
स्कैन होगा या MRI होगा? सर स्कैन मतलब सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन, कोई भी चीज। एमआरआई बेटर होता है। ट्यूमर का साइज इसलिए ये इसको हम मेनिंजियमा बोलते हैं। एक एरिया होता है ब्रेन में जिसको स्फीनोइड रिंग कहते हैं। तो स्फीनोइड रिंग का मीडियल पार्ट था और थोड़ा सा प्लेनम स्फीनोइडल में था मेनिंजियमा। साइज इसका मेरे को यहाँ तक याद आ रहा है अराउंड 2 to 2.5 सेंटीमीटर के आसपास। सर अगर हेड के एक साइड पेन हो रहा है जैसे लेफ्ट साइड और ये पूरा पेन होता है और पेशेंट है उनके यहाँ पर जैसे स्वेलिंग भी आ रही है, यहाँ से थोड़ा पिचक गया है सर, पीछे से और भी ज्यादा स्वेलिंग और हर टाइम सर दर्द रहता है, उसका क्या कारण हो सकता है? स्वेलिंग ना कई बार रेक्टल मसल्स की स्वेलिंग हो जाती है, जो बोन के बाहर के जो एरिया जब हेडेक होता है तो उस टाइम कई बार आपने देखा होगा यहाँ पे टेम्पोरल मसल, ये सब मसल्स होती हैं, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो उसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं होती। वो स्वेलिंग का मतलब ये नहीं कि ब्रेन के अंदर कोई स्वेलिंग है, वो बाहर की स्वेलिंग होती है। तो कई बार जब हेडेक ठीक होता है तो कई बार स्वेलिंग हो जाती है। नहीं वो हेडेक तो जा ही नहीं रहा है, उसकी मेडिसिन भी चल रही है, वो एक साइड हेडेक रहता है। आपको मुझे नहीं है माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, आधे सिर में अगर दर्द है, हाँ, एक साइड ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हो रहा है, साथ में नोजिया, वॉमिटिंग, लाइट से दिक्कत होती है तो माइग्रेन प्रॉब्लम चेक करके पता चलता है। सर सिर दर्द में कई लोग चाय पी लेते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि कई बार काफी ज्यादा हो जाता है तो लोग जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं चाय पी लो या फिर कोई गोली ले लो। देखो चाय और कॉफी में कैफीन होता है। अगर आप किसी को चाय या कॉफी की आदत है, अगर आप मॉडरेट अमाउंट में ले रहे हो, मॉडरेट से मेरा मतलब है 1 से 2 कप नॉर्मल कप, अगर आप डेली लेते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम 2 जगह आती है चाय कॉफी में, या तो आप एक्सेस पीते हो या एकदम से पीते हुए आदमी छोड़ देता है तो विड्रॉल हेडेक स्टार्ट हो जाते हैं। तो कैफीन में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कैफीन आपको पता होगा कैफीन ट्रीटमेंट का भी पार्ट है हेडेक की। जो हमारी दवाइयां होती हैं उसमें वैसोक्रेन एक दवाई है, अब तो नहीं चलती, पहले बहुत चलती थी, उसमें कैफीन होता था। तो कैफीन केवल ट्रीटमेंट में एक हेडेक को अवॉइड करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए भी दी जाती है। तो कैफीन दी जाती थी। तो कैफीन अगर बहुत एक्सेस हो तो वो हेडेक कर भी सकती है। कैफीन लेते लेते आप बंद कर दोगे तो हेडेक हो सकता है। और मॉडरेट अमाउंट में अगर आप चाय कॉफी लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाय कॉफी खाली पेट नहीं लेनी चाहिए। सर जैसा आपने बताया कि फरीदाबाद में शायद फर्स्ट हॉस्पिटल है एकॉर्ड जिसमें इस टाइप की सर्जरी की गई है, तो आपका कैसा अनुभव रहा है पेशेंट के साथ में और सर्जरी के दौरान? देखो थोड़ी जो चीज़ फर्स्ट टाइम हम करते हैं थोड़ी एंजाइटी तो होती ही है उसकी, बट प्रिपरेशन अच्छी थी, वेंट थ्रू एवरीथिंग, सारा कुछ प्रिपेयर करके सोच के जो चीज़ सही थी किया, बहुत अच्छा गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सो भगवान की कृपा रहे तो ठीक ही रहता है।